नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वायरल पेपर है और आपका जैसे कि आपको पता है कि आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो आपका आने वाला है। साथ ही में काफ़ी छात्रों को एक तरीके से इंतजार भी था ओल्ड पेपर को लेकर कि जो इस बार आपका पेपर आने वाला है वो किस पैटर्न के आधार पर आने वाला है और कब आपका पेपर होगा, वो भी आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। बाकी जो यहाँ पर मैं ये आपको पेपर बता रहा हूँ वो आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बता रहा हूं, जो कि आपका 1 अप्रैल 2023 को पेपर होने वाला है। यानी 1 अप्रैल 2023 को जो पेपर होगा सेम कुछ इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनका कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मतलब कि 50% आपको क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और साथ ही में देखो, मैंने आपके ओल्ड पेपर को लेकर जितने भी 12th बोर्ड के पेपर है उनको लेकर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर प्लेलिस्ट आपको देखना है तो चैनल के को सर्च करके वहां पर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर वहां पर देख लेना 12th बोर्ड पेपर। तो वहां पर मैंने जितने भी आपके ओल्ड पेपर है सभी अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार मतलब कि एग्जाम देने से पहले आप इन पेपर्स को देख लेना, ठीक है। आपका जो ये पेपर होने वाला है अर्थशास्त्र का, जो कि मैंने आप सभी छात्रों को बता भी दिया है कि 1 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर होगा वो 1 अप्रैल के लगभग आपका होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारकों के नाम लिखिए। ये आपको खुद को लिखना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, फर्स्ट जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, तीसरा स्मृति हो गया। यहाँ पर 2 पूछा है, मैंने 3 बता दिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थैतिक विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। देखिए एक तरीके से स्थैतिक जो विश्लेषण होता है या स्थिर विश्लेषण होता है, इसको मैं बता देता हूं आपको कि जिसमें सिस्टम में तत्काल परिवर्तन के प्रभाव की गणना उस परिवर्तन के लिए सिस्टम की लंबी अवधि की प्रतिक्रिया के संबंध में की जाती है। यदि अल्पकालिक प्रभाव को दीर्घावधि के लिए एक्सट्रपलेशन किया जाता है तो ऐसा एक्सट्रपलेशन अनुसूचित है, ठीक है। और साथ में ये आपका जैसे गतिशील विश्लेषण भी होता है। बाकी ये चीज थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत से आपका क्या आशय है। देखिए, एक वस्तु की अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की जो मात्रा होती है, ठीक है, कि मतलब कि एक वस्तु की अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिससे पहली वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। जैसे दिए हुए साधनों की सहायता से या तो हम 5 मिलियन पौंड मक्खन का उत्पादन कर सकते हैं अथवा 15,000 बंदूकों का उत्पादन कर सकते हैं। समझ गए होंगे जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अवसर लागत क्या होती है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि एक वस्तु की अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है, ठीक है, वह मात्रा जिसे पहली वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4th नंबर का, अल्पकाल से क्या अभिप्राय है। यह भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, अल्पकाल का मैं बता देता हूं कि अल्पकाल से अभिप्राय है कि उस समय अवधि से है जिसमें फर्म के पास उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। वह परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करके तथा विद्यमान स्थिर साधनों का गहन प्रयोग करके केवल उत्पादन के स्तर में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तो अल्पकाल का ये मतलब होता है। बाकी इसका जो आंसर है आप नोटबुक में लिख भी लेना। वैसे मैं सभी के आंसर बताऊंगा, आप टेंशन मत करना। जितने भी क्वेश्चन है ना सभी के आंसर बताते हुए ही चलूंगा, क्योंकि छात्रों को पता तो होना चाहिए। पेपर तो कोई भी फटकर बता देता है, लेकिन जो आंसर है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है आपका, कुल आगाम का सूत्र लिखिए। क्या है? कुल आगाम का सूत्र लिखिए। तो जो कुल आगाम का सूत्र है, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं। देखो, वस्तु की बेची गई मात्रा में वस्तु की कीमत का गुणा करने पर हमें कुल आगाम प्राप्त होता है। कैसे कुल आगाम कैसे प्राप्त होता है कि वस्तु की बेची गई मात्रा में वस्तु की कीमत गुणा करने पर हमें कुल आगाम यानी TR प्राप्त होता है, ठीक है। और कुल आगाम का एक तरीके से सूत्र है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कुल आगाम का सूत्र क्या रहेगा, 1 मिनट आप सभी को चलिए मैं बता देता हूँ। कुल आगाम का सूत्र आपका रहेगा, अभी तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप पे एक बार खुद से सर्च करके देख लेना, इसका आपको आपकी नोटबुक में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का,
शॉपिंग मॉल क्या है? आपको भी पता होगा शॉपिंग मॉल क्या होता है और सभी को पता होता है। देखो शॉपिंग मॉल वो होता है कि जिसमें कि आप एक ही मॉल से जितनी भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आपको ज़रूरती सामान होता है वो आप वहाँ से ले सकते हो। और एक तरीके से इसकी परिभाषा भी मैं बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ी इमारत या भवन जिसमें बहुत सारे स्टोर और रेस्टोरेंट होते हैं। आमतौर पर पार्किंग के लिए बाहर जगह होती है। एक शॉपिंग मॉल अब केवल कुछ खरीदने के लिए जाने की जगह नहीं है, यह एक समुदाय और मनोरंजन केंद्र भी है। ठीक है, शॉपिंग मॉल इसको इस तरीके से ले सकते हो। 7वां क्वेश्चन है, दो पूंजीगत वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो दो पूंजीगत वस्तुएं क्या हो चुकी है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। आपको दो की जगह मैं तीन बता देता हूँ। देखो पूंजीगत वस्तुओं में जैसे भवन हो गया, साथ में मशीनरी हो गया, उपकरण हो गया, वाहन हो गया, और जैसे उपकरण भी इसमें शामिल है एक तरीके से। ठीक है, तो दो की जगह मैंने आपको चार बता दिया, भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत मतलब कि आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए सबसे पहले एक तरीके से जो राष्ट्रीय आय का प्रयोग किसने किया तो देखिए राष्ट्रीय आय का प्रयोग किसने किया था ये आपको मैं बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए आप सभी छात्र। राष्ट्रीय आय, देखो अर्थशास्त्र में किसी देश या क्षेत्र में कुल आर्थिक गतिविधि का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पादन के मापन की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया, एनएनआई हो गया, ये चीज़ें रहती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर गणना के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का प्रयोग किसने किया वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो एक बार इसका आंसर आप खुद से निकालने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरे को इसका आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है सर, राष्ट्रीय आय की माप का अनुपात दादाभाई नौरोजी में प्रकाशित हुआ। हाँ देखो इसका आय का प्रयोग किसने किया, दादाभाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी में किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय रुपए 20 बताया था। ठीक है, तो ये दादाभाई नौरोजी थे। ठीक है, राष्ट्रीय आय का प्रयोग दादाभाई नौरोजी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। देखो आंसर आपको सभी बता रहा हूँ, चाहे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको आंसर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक बार लिख भी लेना। 9वां क्वेश्चन है आपका, सतत विकास क्या है? ये क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, आपको पता भी होगा कि सतत विकास क्या होता है। देखो मैं बता देता हूँ, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधन दोहन, आर्थिक, ऊर्जा, कृषि और औद्योगिक जो नीतियों का निर्माण है इस तरीके के विकास के लिए किया जाता है, जो आर्थिक साथ में सामाजिक और जैविक तीनों स्तर है, यानी आर्थिक, सामाजिक, जैविक तीनों स्तर पर सतत या अनवरत जारी रहे। यह अवधारणा यह भी सुनिश्चित करती है कि विकास हेतु ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए जाए जिसे आने वाली पीढ़ी को चुकाना न पड़े। इसको बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, कि जिसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधन दोहन, आर्थिक, ऊर्जा और कृषि और औद्योगिक नीतियों का निर्माण इस तरह के विकास के लिए किया जाता है, जो आर्थिक, सामाजिक और जैविक तीनों प्रकार की पर सतत जारी रहे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका, राजस्व घाटे से आपका क्या अभिप्राय है? तो इससे क्या अभिप्राय है? देखो राजस्व घाटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे कोई पूछ ले राजस्व घाटा किसे कहते हैं, तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। सरल शब्दों में जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा में वे लेन देन भी शामिल होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। राजस्व घाटा यही रहता है कि जैसे राजस्थान सरकार हो गया, इसके पास में जैसे बजट 100 करोड़ का आता है और ये मतलब कि खर्च कर देते हैं 150 करोड़, तो वो राजस्व घाटा है, उसमें से ही वो खर्चा जाता है, जिससे कि जो मतलब कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोरी पड़ती है। इस चीज़ से ज़्यादा खर्च होगा तो सीधी सी बात है कमजोर पड़ेगी। 11वां क्वेश्चन है, दृष्टि और समय सृष्टि अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर दीजिए।
सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर दीजिए। यानी कि आपको व्यष्टि और समष्टि में, ठीक है, अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर देना है। फर्स्ट तो है व्यष्टि। देखो अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म उत्पादक, यानी फर्म को आप उत्पादक बोल सकते हो इत्यादि। और समष्टि की बात करें तो समष्टि में अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन व अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय और इत्यादि। ठीक है, ये इनके बीच का अंतर होता है। तो एक बार इनको वीडियो को दोबारा रिवाइज करके आप इनको लिख भी लेना। 12वां क्वेश्चन आपका, बाजार पूर्ति वक्र बनाइए, जो कि आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है यहाँ पर आपको? एकाधिकार को। देखो सरल शब्दों में ऐसा बाजार, एकाधिकार का मतलब होता है कि सरल शब्दों में ऐसा बाजार जहां केवल एक विक्रेता, ठीक है, विक्रेता बेचने वाला और बाजार में एक अनूठा उत्पाद बेच रहा है। एकाधिकार बाजार में विक्रेता का कोई प्रतियोगी भी नहीं है, वह बिना किसी विकल्प के बाजार में माल का एकमात्र विक्रेता है, तो इसे हम एकाधिकार कहेंगे। ठीक है, एकाधिकार को समझ गए होंगे कि जैसे कोई आपकी पर्सनल कोई दुकान है और आसपास में, मतलब कि जिस कॉलोनी में आपकी दुकान है आसपास में कोई भी दुकान नहीं है, तो जितने भी कॉलोनी के लोग हैं वो आपसे सामान ले रहे हैं, तो ये एकाधिकार हो गया। ठीक है, आपका ही उन लोगों के ऊपर अधिकार हो गया, तो वो आपसे ही ले रहे हैं। ठीक है, अगर वो दूसरा हो जाता है तो वो कंपटीशन हो जाता है, सीधी सी बात है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर कीजिए। स्टॉक और प्रवाह में आपको अंतर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक एक समय बिंदु या निश्चित समय पर मापा जाने वाला चर है, यानी कि एक निश्चित समय और समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर है। प्रवाह है वह चर है जो एक निश्चित समयावधि पर मापा जाता है। स्टॉक का समय काल नहीं होता, प्रवाह का समय काल होता है। ठीक है, ये इनके बीच में एक कॉमन सा डिफरेंस है, वो है कि स्टॉक एवं समय बिंदु या निश्चित समय पर मापा जाने वाला चर है, और प्रवाह भी एक निश्चित समयावधि पर मापा जाता है, लेकिन स्टॉक का समय काल नहीं होता है, प्रवाह का समय काल होता है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि बाजार की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP MP यहाँ पर देख सकते हो 4 लाख करोड़ है, अप्रत्यक्ष कर यानी कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10,000 करोड़ है। ठीक है, 10,000 करोड़ है तथा अनुदान S 5,000 करोड़ है, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP FC की गणना कीजिए, जो कि आपको खुद को करना है। मेरे पास नोटबुक नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो नहीं तो मैं यहाँ पर ही आपको क्लियर कर देता। 16 नंबर का क्वेश्चन भी आपको खुद को ही करना है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.6 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान आपको खुद को ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस बजट से क्या अभिप्राय है? तो इससे जो अभिप्राय है, चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि जीरो बेस बजट से। ठीक है, देखो पीटर पायरेर के अनुसार, ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी होगी कि शून्य पर यानी कि जीरो पर आधारित बजटिंग एक संचालित नियोजन एवं बजटिंग की प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक मैनेजर के अपने संपूर्ण बजट प्रस्तावों का औचित्य शून्य से बताना होता है, तथा प्रत्येक मैनेजर पर सबूत का भार डाल दिया जाता है कि उससे कोई धन क्यों व्यय करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, अभिप्राय होता है। अब इसके बाद में आपका 18वां क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से नगद विहीन लेन देन के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपकी दृष्टि से एक तरीके से बता भी सकते हो कि नगद विहीन लेन देन क्या होती है। ठीक है, और इनके 2 लाभों का। नगद विहीन लेन देन के लाभ बताइए, ऐसा भी आप बोल सकते हो। देखो नकदी विहीन लेन देन शब्द से ही इसका सरल अर्थ लगाया जा सकता है, अर्थात बिना नगद के आर्थिक लेन देन। अब ये इनका सोर्स सा एक तरीके से आंसर हो गया कि बिना लेन देन के आर्थिक यानी कि बिना नगद के आर्थिक लेन देन, एक तरीके से वो ही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी इसका आप वर्णन खुद से कर लेना। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है,
मांग के कोई 4 निर्धारक तत्व बताइए। किसके बताने हैं आपको? मांग के। ठीक है, तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ 3 या 4 या 5 के लगभग आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट है, देखो मांग के काफ़ी यहाँ पर है। फर्स्ट में तो ये बता देता हूँ कि मांग का अर्थ क्या होता है। मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने से है, किंतु अर्थशास्त्र में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को मांग नहीं कहते, बल्कि अर्थशास्त्र का संबंध एक निश्चित मूल्य एवं निश्चित समय से होता है। मांग के साथ निश्चित मूल्य व निश्चित समय होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो इसके वो है, देखो फर्स्ट में तत्व बता देता हूँ। वस्तु की कीमत। ठीक है, वस्तु की कीमत हो गई। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत होती है। दूसरा हो गया उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय किसी भी वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। तीसरा हो गया धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी है। जैसे इसके साथ में फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब कि फोर्थ पॉइंट उपभोक्ता की अभिरुचियाँ भी हो गई, जनसंख्या का आधार, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो खुद से देख लेना। निम्नलिखित समअंकों से औसत लागत एवं सीमांत लागत की गणना आपको खुद को करनी है। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद को करना है और आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना, जैसे कि मैं उसको पिन कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21वें नंबर का, अल्पाधिकार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, और अल्पाधिकार में मांग वक्र बनाइए। ठीक है, अल्पाधिकार की विशेषताएं देखो, मैं आपसे 2 पूछ रहा है, मैं आपको कम से कम 7 से 8 बता दूंगा। फर्स्ट तो ये है थोक विक्रेता। अल्पाधिकार बाजार में थोड़े अथवा कम संख्या में विक्रेता होते हैं। दूसरा, पूर्ति पर नियंत्रण। इस बाजार में प्रत्येक फर्म का मतलब कि उत्पादकों का काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। दूसरा है फर्मों की परस्पर निर्भरता। फोर्थ है उत्पादकों का स्वरूप। पांचवा है बिक्री लागतों की भूमिका। छठा है कीमत जड़ता। सातवां है समूह व्यवहार और आठवां है सुनिश्चित मांग वक्र। ठीक है, ये चीज थी और बाकी अल्पाधिकार में मांग वक्र आपको खुद को बना लेना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक तरीके से 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि बाजार संतुलन पर मांग में वृद्धि के प्रभाव की रेखा चित्र की सहायता से आपको व्याख्या करनी है, जो कि आप खुद कर लेना। आपको इसका आंसर आपकी नोटबुक से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको जो पीडीएफ है ऑफिशियल आंसर की का वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वें नंबर का। 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। ये आपको खुद को करना है, एक बार खुद से आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए एक बार मैं इसके आंसर ही बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आर्थिक व्यय एवं आर्थिक कल्याण के बीच की विवेचना। तो आर्थिक कल्याण एवं राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। तो इसकी विवेचना के बारे में देखिए, फर्स्ट में बात करते हैं राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक कल्याण के सूचकांक का कार्य करती है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तब साधारण ठीक है, और बाकी ये चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी है, और बाकी के जो ये क्वेश्चन है आप खुद से देख लेना अभी। ठीक है, बाकी तो ये कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे 2800 क्वेश्चन यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया है। बाकी आपके और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये बार खुद से देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।